और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं, वारंगल पहुंचे हुए हैं। वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं, वारंगल से आ रही हैं ये तस्वीरें। पीएम तेलंगाना पहुंचे हुए हैं, मिशन तेलंगाना पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वारंगल के भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें, मंत्रोच्चार हो रहा है। तो बिल्कुल तेलंगाना के दौरे पर मिशन 2024 और इस बीच तेलंगाना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वारंगल के भद्रकाली मंदिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सौगातों का दिन है तेलंगाना के लिए, क्योंकि 6100 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात भी आज प्रधानमंत्री देंगे। आशीष के पास चलते हैं, तेलंगाना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वारंगल में है पीएम मोदी, भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आशीष, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं पीएम मोदी। जी, आपने बिल्कुल सही बताया विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:36 पर जहां पर भद्रकाली मंदिर में पहुंचे हैं। भद्रकाली मंदिर की बात करें तो भद्रकाली मंदिर जो है, माँ भद्रकाली जो है काकतीय साम्राज्य की कुल देवी रही हैं, और माना जाता है कि जो कोहिनूर जो हीरा था इसी कुल देवी के शीश पर विराजमान होता था, जिसको बाद में अलग अलग लोगों ने लूटा और उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम में है। इस मंदिर में खास तौर पे देवी की पूजा अर्चना की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। सीधे जी आशीष, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आ रही है आपकी आवाज। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद इस मंदिर में सबसे पहले उन्होंने गौ पूजा की है। गौ पूजा के बाद वो माँ भद्रकाली के सामने विराजमान हुए और वहां पर पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के द्वारा एक विशेष पूजा अर्चना और पाठ की है। माँ भद्रकाली की, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि वारंगल के काकतीय साम्राज्य की जो एक समय दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य होता था, उनकी कुलदेवी है। इस कुलदेवी के मंदिर में प्रधानमंत्री के द्वारा पूजा अर्चना खास तौर पे की गई है। इसके बाद, इस पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री करीब 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, विभिन्न परियोजनाएं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं उनको समर्पित करेंगे। उनके फाउंडेशन स्टोन, उनके शिलान्यास करेंगे और कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री के एक जनसभा का कार्यक्रम भी है। इस जनसभा को भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है। खास तौर पे यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि नवंबर दिसंबर में तेलंगाना में चुनाव होने हैं और ये प्रधानमंत्री का दूसरा राज्य का दौरा इस साल का है। आशीष, 2024 के लिहाज से कितना अहम माना जाए प्रधानमंत्री का ये दौरा? अगर हम दोनों तेलुगु राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। एक समय जब ये संयुक्त राज्य होता था, करीब 42 लोकसभा की सीटें, सबसे सर्वाधिक लोकसभा की सीटें दिल्ली को भेजता था। जाहिर तौर पे इन दोनों तेलुगु राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है तेलंगाना में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। खास तौर पे केंद्रीय मंत्री जो हैं जी किशन रेड्डी, उनको अभी भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। उसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जो वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, उनको चुनाव प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और सुनील बंसल, जिनको बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने खास तौर पे भूमिका निभाई थी, उनको भी सह प्रभारी के रूप में तेलंगाना के चुनाव के सह प्रभारी के रूप में पार्टी ने नियुक्त किया। तो जाहिर तौर पे तेलंगाना को लेकर पार्टी की कई सारी योजनाएं और काफी गंभीरता के साथ तेलंगाना में पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आशीष, पिछली बार के चुनाव में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, उससे सीख लेकर आगे किस तरह की तैयारी जमीन पर नजर आ रही है आपको वहां तेलंगाना में?
जी देखिए, अगर हम तेलंगाना की राजनीति की बात करें तो भारत राष्ट्र समिति BRS, जिनके मुखिया के चंद्रशेखर राव हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी काफी पकड़ रही है। यहाँ पे वो रीजनल लीडर और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके खिलाफ जो है बीजेपी काफी मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल होती थी वो कमजोर हुई तेलंगाना अलग होने के बाद 2014 में। उसके बाद से ही बीजेपी यहाँ पर अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन चंद महीनों बाद 2018 के विधानसभा चुनाव के चंद महीनों बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 4 लोकसभा की सीटें यहाँ पर जीती। और उसके बाद 2019 के बाद से जितने भी उपचुनाव हुए तेलंगाना में, करीब 4 उपचुनाव हुए, 4 में से इनका परफॉर्मेंस काफी 2 जो उपचुनाव है उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की और जीत BRS के ऊपर हासिल की है। उस समय से ही यह माना जाता है कि बीजेपी की महत्वाकांक्षा बढ़ी है और वो चाहती है कि यहाँ पर वो सशक्त विपक्ष की भूमिका को निभाए और मौका मिले तो वो सत्तासीन भी होना चाहती है। ये चुनाव में उनकी पूरी योजना है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर बार बार दौरा कर रहे हैं और बार बार यहाँ पर आकर सौगातें हो या विभिन्न तरीके की परियोजनाएं हो, उनका उद्घाटन कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के भी तेलंगाना को लेकर उनकी जो सोच है और प्यार है उनको दर्शाता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के तेलंगाना या हैदराबाद के कनेक्शन की, 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट के रूप में मोदी जी नामांकित किए गए थे, उस समय उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत हैदराबाद से की थी। 2014 के कैंपेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने, उस समय वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने 2014 में हैदराबाद से अपनी कैंपेन की शुरुआत की थी और ये उनकी बताता है कि हैदराबाद को लेकर वो कितने जुड़े हुए हैं। और क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले चुनाव की बात की, महत्वाकांक्षाएं और जो काम किया गया है, जो उत्साह देखा जा रहा है जनता में, और इसलिए कहीं ना कहीं अभी की अगर स्थिति की बात की जाए आशीष, तो दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। वही परफॉर्मेंस इस बार भी देखने को मिले, वही परफॉर्मेंस रहे, इसलिए प्रधानमंत्री खुद तो जुट गए हैं मिशन 2024 में और इसलिए कई जो बड़े नेता हैं उनकी भी फौज लगा दी गई है। जैसा कि आपने नाम लिया, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, सुनील बंसल को भी इस बार कमान संभाली गई है, तो वही परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इस बार भी कायम रहे, यही कोशिश है। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, दिल्ली का नेतृत्व, वो तेलंगाना को लेकर खास तौर पे काफी उत्सुक है और वो लगातार तेलंगाना में कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो लगातार उनका दौरा होता रहा है इस साल। उसके अलावा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, भी हाल के दिनों में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और काफी बार बार उनका दौरा तेलंगाना का होता रहा है। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की तो BRS लगातार अटैकिंग है केंद्र सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आज के भी अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो जो सत्ताधारी पार्टी है BRS, भारत राष्ट्र समिति, न मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव न उनके कोई मंत्री इस पूरे कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, परियोजनाओं की सौगात का कार्यक्रम है, उसमें कोई शामिल नहीं हो रहा। तो जाहिर राजनीति भी साथ साथ चल रही है और BRS जानती है कि उनको चुनौती बीजेपी की तरफ से मिल सकती है और इसी वजह से वो लगातार प्रहार करती रह रही है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के कई सारे मुद्दों को लेकर वो उन पर कटाक्ष करती रहती है, उन पर सवाल उठाती रहती है। आज भी अगर हम बात करें BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट है KT रामाराव, जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे हैं, उन्होंने सुबह से ही लगातार ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, उन पर कई सारी परियोजनाओं के लिए अनदेखी या राज्य की अनदेखी का आरोप लगाया है, उनसे कई सारे सवाल पूछे। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी ने भी वारंगल और हैदराबाद के बीच के रास्ते जो हाईवे है उस पर कई सारे पोस्टर्स उन्होंने लगाए हैं जो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल पूछते हुए ये पोस्टर्स है। तो जाहिर तौर पे राजनीति भी हो रही है, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनाव चंद महीने दूर है, तो इस पूरे जो दौरा है उसके ऊपर राजनीति भी देखी जा रही है। देखा जा रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है जो यहाँ पर, वो इस पूरे कार्यक्रम से अपने आप को दूरी बनाए हुए है। खास बात ये कि प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे में
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पूर्व के दौरे में कभी भी प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे में खुद को शामिल नहीं किया, और इस बार भी और कल ही के दौरे से आशीष दूरी और बनाए हुए। कल ही प्रकाश जावड़ेकर को प्रभार दिया गया और प्रकाश जावड़ेकर ने हमला भी बोला था के चंद्रशेखर राव पर और कहा था कि उनसे जनता नाराज है। पीएम मोदी का आज दौरा ये बताता है कि तेलंगाना का चुनाव अब की बार काफी अहम रहने वाला है।